में लेने पड़ते हैं, राइट। और इवन कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट नेम में भी हम जब दूसरे मार्केट में जाते हैं तो हमारे जो वो हैं नेम्स, वो भी कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो इसी बात पर को ध्यान में रखते हुए हमने एक चीज को देखा कि कैसे हम ब्रांड नेम पर काम कर सकते हैं, राइट। कैसे हम ब्रांड नेम पर आगे बढ़ सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ब्रांड नेम पर अब या प्रोडक्ट के नेम पर बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो इसी बात को हम लोग आज डिस्कशन में लाएंगे। ये हम लोग जा रहे हैं शेयर स्क्रीनिंग पर। और यार स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। इसमें एक सिचुएशन आती है जहां पर इंटरनेशनल मार्केटिंग में बहुत सारी सिचुएशंस को हम लोग फेस करते हैं, राइट। तो यहाँ जब भी हम इंटरनेशनल मार्केटिंग पर डिस्कशन करते हैं तो ये एक प्रकार से सिचुएशन सामने आती है। तो कैसे इसको हम टैकल करते हैं, दैट्स व्हाट वी हैव टू रियली डिस्कस, राइट। तो ये जब भी यहां से हम एंटर कर रहे हैं तो ये है, विजिबल है? यस सर विजुअल है। हाँ, तो ये है कैसे हमने एंट्री करी। पूरी की पूरी प्लानिंग हम करते हैं, एक पूरी की पूरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है। कोई ना कोई हमारे साथ पार्टनर्स हमको रखने पड़ सकते हैं, एजेंट्स पर भी हमको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ सकता है जो हमारे प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में, हमारे प्रोडक्ट के दूसरी फॉर्मेलिटीज में हेल्प करते हैं। मार्केट एंट्री पर जब भी हम करते हैं तो किस मार्केट में हम आ रहे हैं, कौन सा मार्केट हमारे लिए बेटर होगा, कौन सा मार्केट हमारे लिए ज्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। अब हम यहाँ, अब कोई इंडिया में आ रहा है या इंडियन कंपनी कहीं जा रही है तो उस कंट्री के बारे में वहां पर हमको वहां की ज्योग्राफिक कंडीशन समझनी पड़ेगी। अब अमेरिका में 50 स्टेट हैं, कौन सी स्टेट के रूल फ्रेंडली हैं, कौन से राज्य की नीतियां ज्यादा अनुकूल हैं, कौन से स्टेट में हमको ज्यादा फैसिलिटीज मिलेगी, ये भी एक बात रहती है। चाइना है तो चाइना में जब हम जा रहे हैं तो हम कहां पर अपना हेडक्वार्टर बनाए, हम बीजिंग में बनाए, हम शंघाई में बनाए, हम हांगकांग में बनाए। तो ये सब बातें भी हमको ध्यान में देना पड़ता है। तो खाली इन्वेस्ट करना एक वो नहीं है, इन्वेस्ट करने के साथ साथ उस जगह की ज्योग्राफिकल कंडीशन, स्ट्रेटेजिक कंडीशन, इसके बारे में भी जानकारी देना जरूरी होता है, राइट। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब हर कंट्री में ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी होती है, तो ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी में जब भी हम काम करते हैं तो अलग अलग भौगोलिक कंडीशंस होती हैं। और अलग अलग भौगोलिक कंडीशंस में जब भी हम काम करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि कैसे काम हो रहा है। अब दिल्ली, बंबई, मद्रास, कलकत्ता, यहाँ पर जब हम काम कर रहे हैं तो ये मेट्रो है, और जब दूसरी सिटी में हम कर रहे हैं तो ये मेट्रो नहीं है। उसी तरह से अमेरिका में कहाँ हम ऑफिस बनाएंगे जिससे हमारी फैक्ट्री पे आने जाने की सुविधा रहे, ये बहुत सी बातें सोचनी पड़ती है, ठीक है। अब इंडिया में अगर अब एक और है, एक देश में अगर हम आ रहे हैं तो बॉर्डर कंट्रीज पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। इंडिया तो बॉर्डर कंट्री है, चाइना या ये नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो अब एक इसमें से कहाँ हम अपना हेड ऑफिस रखें, इंडिया में रखने से फायदा होगा या नेपाल से, क्योंकि नेपाल बहुत छोटा है तो वहां रखने से कोई मतलब नहीं है।
तो इंडिया से हम सारी जगह पर मैनेज कर सकते हैं। ऐसे ही अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा और ये क्यूबा, ये ब्राजील, ये आसपास में है, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका। अब यहाँ पर जब हम किसी स्टेट में रखें तो यूएस में रखना महंगा होगा, किसी एक कंट्री में ब्राजील या मैक्सिको में हम रखेंगे तो वहां से हम मैनेज कर सकते। कई बातें हमको सोचनी पड़ती है। इंडो पैसिफिक, कहां पर हम जा रहे हैं, एशिया प्रशांत एरिया है, वहां पर जो भी हम चीजें देख रहे हैं तो अपनी कई कंडीशंस, मार्केट की रियलिटी, उस स्टेट की का सिस्टम, उस स्टेट से कितना डिस्टेंस होगा हमारे फैक्ट्री को, हमारे ऑफिस को, हमारे स्टाफ को और बाकी ऑपरेशंस को, ये सब बातें भी हमको देखनी पड़ती हैं, ये सब बातें भी हमको समझनी पड़ती है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात रहती है जब हम इसमें जाते हैं। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट जो बात रहती है वो ये रहती है कि कैसे हम अपने मार्केट में जो है वो हम आगे ध्यान देते हैं। ठीक है, ये भी एक चीज हमको ध्यान में देना पड़ता है। तो ये भी जब हम पर्टिकुलरली ध्यान देते हैं तो इस पर भी हमारे को कंसीडर करना पड़ता है। यहाँ एक और बात पर हम इम्पोर्टेंटली ध्यान देते हैं कि वर्ल्ड के कई देश दूसरे देशों में जब जाते हैं या दूसरे ब्रांड पर जब दूसरी कंट्री में जब एंट्री करते हैं तो बेसिकली क्या दिक्कतें होती हैं, बेसिकली क्या परेशानियां होती हैं, इसको ध्यान देने की जरूरत है। राइट, इस पर ध्यान रखने की बहुत जरूरत होती है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जब हम जा रहे हैं और जब हम पहुंच रहे हैं और वहां हमने एक प्रकार से अपने काम को शुरू कर दिया तो आगे हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, आगे हमारी क्या रोल रहेगा, इस पर हमको ध्यान देना जरूरी रहता है। राइट, तो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ बेसिकली जब भी हम अपने मार्केट में एंट्री करते हैं तो उस पर्टिकुलर एंट्री करने के बाद यहां पर कुछ ब्रांड्स, अब इंडिया में जब हम जा रहे हैं, ये गल्फ में हम जा रहे हैं तो गल्फ मार्केट के बारे में हमको पूरी स्टडी करनी पड़ेगी कि गल्फ में कौन कौन से देश हैं। गल्फ में यहाँ हमारा अमीरात है, सऊदी अरेबिया है, कतार है, ओमान है और कुवैत है, बहरीन है। ये सारे देशों में हमारा जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग होती है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ऑयल लेते हैं, लेकिन बाकी जो है गल्फ कंट्रीज को हम क्या देते हैं, पर्ल्स देते हैं और स्टोन्स देते हैं, मेटल्स देते हैं, इमिटेशन ज्वेलरी देते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनरी देते हैं, आयरन एंड स्टील देते हैं, ये सब हम देते हैं। तो बेसिकली जब हमने गल्फ कंट्री पर अपना फोकस किया तो वहां दुबई एक सबसे बड़ा सेंटर बना और दुबई को बनाने में, दुबई को डेवलप करने में इंडिया की बहुत बड़ा रोल था। इंडिया के बहुत लोगों ने वहां पर अपना काम किया और वहां पर अपना फोकस किया। तो बेसिकली जो एक बहुत बड़ा रीजन है ये। दूसरी कंट्री होती है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वो है, प्रोमिनेंट कंट्री है और वहां से भी हमारा बायलैटरल ट्रेड होता है। सऊदी अरेबिया के जो किंग हैं वो कई जगह इन्वेस्टर हैं। तो
तो हमारे यहाँ की भी कुछ आर्मको या टाटा की टाटा एयरलाइंस, उसमें वो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट पार्टनर हैं। तो सऊदी अरेबिया के साथ भी हमारा बहुत एक लंबा इंटरनेशनल मार्केटिंग का एक चांस है और होता है। तो ये बेसिकली सऊदी अरेबिया हो गया। इसके बाद ये हमारा एक हो गया इंडिया का इन्वेस्टमेंट है, सऊदी का इंडिया में इन्वेस्टमेंट है, ये सब चीजें होती रहती है। और इंडियन कम्युनिटी भी रहती। कतार भी एक देश है जो कि वहां पर भी इंडिया से बहुत लोग जाते हैं और कतार इंडिया को वो देता है, लिक्विड गैस देता है, LNG, ठीक है, लिक्विड नेचुरल गैस है, ये कतार से इंडिया में आती है, राइट। ये सब सारी की सारी जो सिचुएशन है, ये इंडिया के लिए बेसिकली ऑयल के बाद हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत बड़ा है। तो कतार के बिजनेस रिलेशंस चाइना और जापान के साथ भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ की कई कंपनीज जैसे L&T, वोल्टास, टेक महिंद्रा, विप्रो, इनके कतार में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स और प्रोजेक्ट्स हैं। भारती एयरटेल का है, बायजू का है, अडानी का है और इंडियन कम्युनिटी वहां बहुत है। कुवैत भी एक अच्छी कंट्री है। कुवैत में भी हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग वर्क करते हैं, डॉक्टर, नर्सेस और भी जाते हैं। और दूसरी जो कुछ कंपनीज हैं इंडिया की, लार्सन टोब्रो, L&T, पुंज लॉयड, शाहपुर जी, ये सब अलग अलग प्रोजेक्ट लेकर वहां पर जाते हैं। UAE का भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। दुबई है जिसकी कैपिटल, तो ओमान है। ओमान ऑयल और नेचुरल गैस के लिए बहुत बड़ा एरिया है और ये इंडिया के वहां पर ट्रेड रिलेशंस हैं, इतना वहां पर बिजनेस होता है। तो इंडिया का इन्वेस्टमेंट भी है, बैंकिंग का इन्वेस्टमेंट भी है। इंडिया का SBI का वहां बहरीन एक बहुत बड़ा वहां पे कंट्री है। तो इस प्रकार से ये इंडिया के वहां पर इन सारी कंट्रीज के साथ में बिजनेस रिलेशंस हैं। तो मोस्टली हमारे जो लोग हैं वो वहां पर काम करते हैं और जब वो वहां पर काम करते हैं तो इंडिया से लोग वहां पर जाते हैं और अपना अर्निंग करते हैं और यहाँ पर पैसा भेजते हैं। तो वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? हाँ, तो मेनली क्या होता है, केरल में बहुत सारे लोग, केरल से बहुत सारे लोग जो हैं वो ये वाले काम के लिए मैकेनिक और ये जो वर्क कर रहता है ना, एक प्रकार से आर्टिजन वाला, ये जाकर के वहां पर करते हैं। तो केरल से बहुत सारा लोग वहां जाते हैं और केरल के बहुत सारे लोग वहां से रेमिटेंस भी करते हैं। रेमिटेंस मतलब अपनी फैमिली के लिए फंड ट्रांसफर करते हैं। तो ये सब सिचुएशन जो है ये हमको देखना पड़ता है कि इंडिया के लिए वहां से भी बहुत सारा पैसा आ रहा है। तो इसीलिए गल्फ कंट्रीज जो हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं, जहां पर हमारा मार्केट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, राइट। So this is what we need to really understand. अब यहाँ पर जो भी हम बात कर रहे हैं उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो एक कंडीशन हम लोगों को इंटरनेशनल मार्केटिंग में फेस करनी पड़ती है वो ये है कि कैसे जाकर हम अपनी दूसरी कंट्री में अपना एक पूरा का पूरा वो मार्केट इस्टेब्लिश कर दें। तो ये एक चाइनीज कंपनी की केस स्टडी है, शेन। ये हमारी जो कंपनी है ये चाइना की कंपनी थी और ये फैशन वर्ल्ड में बहुत सालों से है। सर स्क्रीन में कुछ दिख नहीं रहा। और हाँ, दिख रहा है क्या? नो सर, ब्लैंक है सर, स्क्रीन विजिबल नहीं है। अभी तक था? नो सर, अभी बीच में चले गए।
अच्छा, एक सेकंड। ठीक है, फिर से बहुत देर हो गई यार, कुछ बोलो भाई। पॉज कर देता हूँ तब तक। वॉइस आ रही है? यस सर। अब फिर से शेयरिंग में जा रहे हैं और एक ये है विजिबल? यस सर, विजुअल है। हाँ, तो ये शी चाइनीज कंपनी है जो कि हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग में, हमारे नहीं मतलब चाइना की एक बहुत अच्छी ई कॉमर्स कंपनी है। और बेसिकली इसका जो है मोबाइल ऐप 7 मिलियन कस्टमर के साथ यूएस में था और टिकटॉक वगैरह के हैशटैग की जगह के जैसी ये भी एक बहुत अच्छी जो है व्यूअरशिप रख रही थी। तो बेसिकली ये एक इसका एक फैशन में प्रोडक्ट लाइन भी है। इसमें क्या है, ज़ारा और इस तरह के ब्रांड के साथ वो कॉम्पीट करती है। B2C कंपनी है, तो फैशन, क्लोथिंग, एसेसरीज और ये इसके कई स्टोर्स हैं और इसके कारण ये करीब जो है चाइना के अलावा 220 कंट्रीज में, 220 कंट्री में ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये 2020 में इसकी सेल 40 बिलियन यूएन बढ़ गई और 2021 में 100 बिलियन हो गई। और इसने जो लॉन्च किया, ये वेस्टर्न ब्रांड्स जारा के कंपटीशन में थी। इसने करीब 1,50,000 जो है नए आइटम्स लॉन्च किए और इस प्रकार से इसकी जो एनुअल ग्रोथ है वो बढ़ती गई। विमेन क्लोथिंग कैटेगरी में ये काफी सक्सेसफुल थी। तो जब इसने वेस्टर्न में, अब ये चाइनीज कंपनी वेस्ट मार्केट में गई, ठीक है, और विमेन वियर्स में गई, तो एक प्रकार से इसने वहां पर एंट्री करी और वहां पर एंट्री करने के कारण अपना ये इंस्टाग्राम और इसमें भी इसने अपनी प्रेजेंस रखी। मिडिल ईस्ट में भी ये गई। मिडिल ईस्ट मतलब गल्फ कंट्रीज, ठीक है, जो गल्फ कंट्रीज है वहां भी इसने अपनी लॉन्चिंग करी। तो ये मेंस वेयर में भी गई गल्फ में, विमेन वेयर्स में तो थी ही, और इस प्रकार से वहां पर भी इसको एक शॉपिंग एक्सपीरियंस हुआ। क्योंकि ये पहले यूएस में भी रह चुकी थी, तो वो शॉपिंग एक्सपीरियंस, क्लोथिंग एक्सपीरियंस इसने मिडिल ईस्ट में भी लॉन्च किया।
तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो अब मिडिल ईस्ट में क्या होता है, कुछ बातों के साथ साथ लोग वेस्टर्न प्रोडक्ट खरीदने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। उसके कारण क्या हुआ कि जो उनका प्रोडक्ट था वो यूएस वाले मार्केट का एक्सपीरियंस था, तो वहां सक्सेसफुल हो गया। तो ये होने लगा। और दूसरी बात ये होने लगी कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने अमेजॉन और टी-मॉल इसको भी बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया। तो अमेरिकन कस्टमर्स अमेजॉन को छोड़कर इसको क्यों पिकअप करने लगे? तो बेसिकली इनकी जो शॉपिंग थी ऑनलाइन करने की अमेरिकन कस्टमर्स की, वो अमेजॉन के साथ थी, और अमेजॉन के साथ होने के कारण इसको क्यों पिकअप किया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो अमेरिका में इन्होंने क्या किया था, अमेरिका में इन्होंने एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की थी कि ये जो अमाउंट देख रहे हो 67,500 यूएस डॉलर के, जो लोग जिनकी इनकम इतनी थी या इससे कम थी, उनको इसने टारगेट किया। और उनको टारगेट करने के कारण जो है इनका डाउनलोड अमेजॉन के डाउनलोड से बहुत ज्यादा हुआ। ठीक है। और ये वहां पर क्या बात हुई कि वहां पर इन्होंने जो इनकी क्लोथिंग थी वो प्राइस में भी कम थी बट अच्छी क्वालिटी की थी। इसके कारण कस्टमर्स उसको लाइक करते थे। और इन्फ्लुएंसर, इसमें क्या होता है, इन्फ्लुएंस करने वाले भी लोग रहते हैं, और इन्फ्लुएंस करने के बाद वो वहां पर जो है वहां पर क्या होने लगे, इस्टेब्लिश होने लगे। इंटरनेट मार्केटिंग में, ऑनलाइन मार्केटिंग में उनको क्या है, इस्टेब्लिश होना के लिए इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी रखना जरूरी होता है। वेबसाइट पे भी ट्रैफिक को लेने के लिए, इनवाइट करने के लिए इन्फ्लुएंसर उन्होंने यूज किए, राइट। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। और ये पूरा का पूरा उन्होंने वहां पर अपने आप को इस्टेब्लिश किया। ठीक है। और बेसिकली इन्होंने एक और चीज, इसको पढ़ो, बाकी तो आप अपना पढ़ सकते हो, लेकिन प्राइस ओरिएंटेड इन्होंने किया। और इसके बाद इन्होंने जनरेशन जेड को, जनरेशन जेड मतलब जो पोस्ट 97 या पोस्ट 2000 फॉर्म है। इज इट क्लियर? इज इट ओके? बात समझ में आ रही है? दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो जनरेशन जेड को इन्होंने वहां पर टारगेट किया। और जनरेशन जेड में इनका टारगेट कौन थे? मोस्टली फीमेल्स, और या फिर वो पेरेंट्स जिनके जो थे वो बच्चे कम से कम 1 से 15 साल के ओल्ड थे। ठीक है। तो जनरेशन जेड को इन्होंने वहां पर टारगेट किया। और इस जनरेशन की जेड को टारगेट करने के कारण इन्होंने वहां पर इन्होंने इन्फ्लुएंसर भी लिए। ये जो अलग अलग नाम है, ये सेलिब्रिटीज, कैटरी पेरी, लिड नॉस, रिटा ओरा, निक जोनस, ये सारे, और हैली बीबर, ये सारे लोग जो हैं इनके अपने इन्फ्लुएंसर्स में आए। और इंस्टाग्राम वगैरह पर भी इन्होंने अपने आप को प्रमोट किया। तो कोविड में जब था, इन्होंने अपना जो है बेसिकली शीन की जो मेन मार्केट ग्रोथ हुई वो कोविड पीरियड में हुई। ठीक है। तो शीन के जो लोग थे, कस्टमर्स थे, वो टारगेट करते रहते थे उसकी प्रोडक्ट्स को, उसके ब्रांड को नेट पर। और इनके जो सबसे ज्यादा थे सर्चेस बढ़े, जारा के सर्चेस को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो शीन ने अपने आप को सक्सेसफुल किया सोशल मीडिया में कोविड के ड्यूरेशन में। कोविड पीरियड पर इन्होंने अपने आप को वो किया। ठीक है। नाउ टिकटॉक पर भी इन्होंने अपने आप को लोड किया। कभी टिकटॉक में ये ब्रांड देखा है किसी ने? यस सर। टिकटॉक में इस ब्रांड को देखा है, शीन को? यस सर, देखा है। इंडियन मीडिया ने देखा है, राइट। क्या एड्स आते थे या इन्फ्लुएंसर आते थे?
इन्फ्लुएंसर सर। हाँ, टिकटॉक पर भी इन्होंने अपने आप को लोड किया, राइट। ये सारी बातें आने लगे, यूट्यूब पे भी आने लगे, गेम्स का एक्सपीरियंस भी इन्होंने देने लगे, ठीक है। और अपने इन्फ्लुएंसर्स के साथ इन्होंने एफिलिएट प्रोग्राम्स भी चलाए। ये देखो यूट्यूब पर इनकी ये मार्केटिंग के इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है। ये इन्होंने टोटली पूरा का पूरा स्टार्ट कर दिया। तो साइकोलॉजी यंग जनरेशन की उन्होंने समझी। जो यंग जनरेशन है किस तरह से चाहती है, कैसे प्रेजेंटेशन देखती है, क्या चॉइस है, नेट पर कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। और ये चीज क्या हुई कि जो चाइना में इन्होंने किया था, चाइनीज होने का कहीं कोई बात नहीं करी, चाइनीज होने की कहीं कोई बात नहीं की, कहीं होकर के प्राइस की बात नहीं करी, मगर वहां जाकर पूरी तरह से ये नेटिजन मतलब नेट पर इन्होंने पूरा का पूरा कस्टमर्स को वो किया। तो मेनली इनकी फोकस क्या थे स्ट्रेटेजी के, माइक्रो इन्फ्लुएंसर, माइक्रो लेवल पर इन्होंने इन्फ्लुएंस किया। प्राइसिंग का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, डिस्काउंट का एक फैक्टर था, सोशल मीडिया का एक फैक्टर था, राइट। और एक प्रकार से जो पर्सनैलिटी है उस पर इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया। कस्टमर डेटा इनके पास था, ट्रेंड मार्केट में थे, पार्टनरशिप्स इन्होंने करी गूगल वगैरह के साथ, और गूगल के साथ ट्रेंड्स वगैरह पर इन्होंने वर्कआउट किया, सेंसिटिविटी पर ध्यान दिया, नोटिफिकेशंस दिए, ट्रेडमार्क पर काम किया। तो इस प्रकार से इन सारी चीजों पर वर्क करने के कारण ये जो है, ये चाइनीज ब्रांड जो है ये यूएस में जाकर और बहुत जगह पर अपने लिए सक्सेसफुल हो गया। तो ओवरऑल जो ब्रांड है उसकी स्ट्रेटेजी इंटरनेशनल मार्केट में क्या होती है, इंटरनेशनल मार्केट में कैसी होती है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल मार्केटिंग पर डिस्कशन था। अब आगे के टॉपिक्स जो है अब ऑफलाइन क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो जो रेगुलर हो रहे हैं उनको प्रोजेक्ट भी मिल रहे हैं, उनको ये इसके असाइनमेंट के टॉपिक्स भी मिलेंगे। इसके लिए अब क्लास में आना पड़ेगा वगैरह, कुछ अब ऑनलाइन भी करेंगे, लेकिन वो सिर्फ पढ़ाई की बात रहेगी। गॉट इट? बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? यस सर। Yes, sir.